हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए। और अगर आप हैं स्टूडेंट हैं 11th क्लास के, तो आपके लिए जो है ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करेंगे आज। मौलिक अधिकार, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, और जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी जो है मैं आपको बीच बीच में बताते चलूंगा। तो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो याद रखें, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल्स हैं, उसमें हमें जो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाग में है संविधान के, तो भाग 3 में। किस अनुच्छेद में है, तो 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में जो है हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, और किस देश से लिया गया है, तो हमने ये लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो अमेरिका देश से हमने मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है लिया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, कितनी संख्या है मौलिक अधिकारों की, तो याद रखें मौलिक अधिकार जब संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी कुल 7, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या है 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है अब हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और कब किया गया ये, तो आपको याद रखना है 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था, यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया, कब, 1978 में, 1978 में, तब जो है इसे मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटाकर इसे जो लीगल राइट्स होते हैं, यानी कि कानूनी अधिकार होते हैं, उसमें डाल दिया गया। ठीक है, तो कहां डाला गया है ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में जो है इसको लिखा गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, अब ये लीगल राइट हो गया है। ठीक है, यानी कि कानूनी अधिकार हो गया है। कब से, 1978 से। कौन सा राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ओके, तो जो मौलिक अधिकार है, इसकी मांग सबसे पहले किसने की थी, तो इसकी मांग सबसे पहले उठाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था सन 1931 में कराची में, और इसी अधिवेशन में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान कह रहा हूं, मौलिक अधिकारों की मांग की थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों का जो ढांचा है, या कहें कि जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, तो ये स्ट्रक्चर किसने बनाया था, ये प्रारूप किसने बनाया था, तो ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो वैसे तो मौलिक अधिकारों को जो है हम 6 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, और मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन हमें जो है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आर्टिकल बेस्ड होते हैं, यानी कि अधिकार से पूछे जाते हैं, लेकिन और उसमें अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये 6 अधिकार नहीं बताने वाला हूं। जितने भी आर्टिकल्स हैं अधिकार से जुड़े हुए, वो सारे के सारे अनुच्छेद जो है हम आज चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद हैं, ये समानता के अधिकार की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, समानता के अधिकार की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि भारतीय कानून के समक्ष जो होंगे वो सब के सब समान होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 14 ये कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर किया जाता है तो ये जो है फिर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, और फिर जो है वो
सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में जो है हमें अवसर प्राप्त है, यानी कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी अवसर दिए जाते हैं, उन सब का जो है हर कोई उसका लाभ उठा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 ये कहता है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का छुआछूत जिसे हम कहते हैं वो नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। मतलब कि अगर आप सेना वगैरह को छोड़ दें तो किसी भी व्यक्ति को खास तौर से कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, सेना को छोड़ करके। ठीक है। सेना में तो दी जाती है मेजर, कर्नल वगैरह की, लेकिन उनको छोड़ करके किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 जो है ये काफी फैला हुआ है। ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 A B C D E F G ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में पहले तो बोलने का अधिकार दिया गया, यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से जो है अभिव्यक्त कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ठीक है। एकत्रित होने का, बिना हथियार के कोई भी व्यक्ति कहीं पर इकट्ठा हो सकता है। ठीक है। संघ बना सकता है, यानी कि ग्रुप भी बना सकता है। आवागमन कर सकता है, वो भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है। ठीक है। और निवास कर सकता है, किसी भी राज्य में वो रह सकता है। जीविका चलाने के लिए भी वह स्वतंत्र है, यानी कि अपना जीवन चलाने के लिए वो किसी प्रकार का कार्य कर सकता है, लेकिन कानूनी दायरे में होकर। ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर संरक्षण। ठीक है। अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर संरक्षण, यानी कि अगर आप कोई अपराध कर देते हैं और आप पर कोई दोष जो है वो सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो आपको क्या क्या अधिकार रहेंगे उस दौरान। ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई एक अपराध किया है, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति की हत्या की है अगर, तो आपने चाहे कितनी भी व्यक्ति की हत्या की हो तो आपको एक ही बार सजा दी जाएगी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या अगर की है तो मतलब 2 व्यक्ति कर दी है तो उसे 2 बार सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। उसने कितनी भी हत्याएं की हो, सजा उसे एक ही बार दी जाएगी। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जब जुर्म करता है, उस जुर्म के दौरान जो नियम कानून है, उसी नियम कानून के तहत ही उसे सजा दी जाएगी, कोई अलग से नियम कानून उसके लिए नहीं होगा। और तीसरा ये कि उसको स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए ही मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो अपना जीवन जो है जी सकता है और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा जो है उत्पन्न नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे कई प्रकार के जो है कह सकते हैं अधिकार होते हैं, जैसे कि वो कारण पूछ सकता है, और अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। और जो जिसे गिरफ्तार किया गया है वो अपने वकील से बातचीत भी कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार के अधिकार जो हमें दिए गए हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया मतलब यह हुआ किसी भी बच्चे को की जो खरीद बिक्री होती है, बंधुआ मजदूरी जो होती है, ये सब नहीं करवाएगा कोई भी। अनुच्छेद 24 में भी इसी बारे में बात की गई है कि किसी भी प्रकार का जानलेवा कार्य जो है कारखाने वगैरह में कोई बच्चों से नहीं करवाएगा। अनुच्छेद 25 में बात की गई है धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित प्रचार वगैरह करना चाहता है तो वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है। और मैं बता दूं ये धार्मिक अधिकार यहाँ से शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, 14 से लेकर यहाँ तक 18 तक जो थे समानता का अधिकार था, फिर 19 से लेकर के 22 तक जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और शिक्षा व सांस्कृतिक का अधिकार है 29 से 30, और 32वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। 6 श्रेणियों में इसको बांटा गया है, लेकिन मैं आपको जो है इसको फैला के बता रहा हूँ। तो अनुच्छेद 25 मैंने आपको बता दिया। 26 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म या कहें कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, यानी आप धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आयोजन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है।
अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति या फिर कोई भी धन है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी धर्म से आती है उसकी आमदनी, तो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी राजकीय शिक्षा जो संस्थान होते हैं उसमें किसी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता, अच्छा 28 में कहा गया, 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग होंगे इनके हितों के बारे में बात की गई यहाँ पर। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे ये अपने शिक्षा संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32 में की गई है संवैधानिक उपचारों की बात। ठीक है, संवैधानिक उपचारों की बात, जिसे रिट भी कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब जब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है उसे रिट के रूप में सुनाता है। वो रिट जो होती है ये 5 प्रकार की होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षा, प्रतिषेध और अधिकार प्रश्चा। 5 आपको याद रखने हैं, ज्यादा फैला के आपको जरूरत नहीं है। 11th क्लास के स्टूडेंट है या ग्रेजुएशन में है आप, तो आपको जो है इसको फैलाकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। 3 केस थे जो संविधान संशोधन से जुड़े हुए थे, तो ये भी आपको जो है याद रखने हैं। गोलकनाथ मुकदमा जो था जो 1967 का था, इसमें बात की गई थी कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान जो है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, संशोधन जो है नहीं किया जा सकता है। फिर केशवानंद भारती मुकदमा आया। केशवानंद भारती मुकदमे में संशोधन की बात की गई थी। ठीक है, इसमें कहा गया कि हाँ भाई संशोधन जो है किया जा सकता है, कुछ नियम और कुछ जो प्रक्रियाएं हैं संविधान के अनुसार उसको फॉलो करके। फिर मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ वाला केस आया सन 1980 में। इसमें बताया गया कि भाई जो संविधान है इसमें संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन जो मूल संरचना है इसकी उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों केस थे जो संविधान संशोधन से जुड़े हुए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 368 है। ठीक है, 368वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। सो ये तो था मौलिक अधिकार से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।